इकिगाई। नमस्कार दोस्तों, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस कैमिरालेस द्वारा रचित इकिगाई किताब में एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने का जापानी तरीका बताया है। इसकी अगली कड़ी के बारे में आज हम बात करेंगे। इकिगाई से लोगों के लिए अपने उद्देश्य को पाकर कैसे लंबा और बेहतर जीना है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। लोगोथेरापी क्या है? एक सहकर्मी ने एक बार विक्टर फ्रैंकल को एक वाक्यांश में मनोवैज्ञानिक के अपने स्कूल को परिभाषित करने के लिए कहा, जिसके लिए फ्रैंकल ने जवाब दिया, ठीक है। लोगोथेरापी में रोगी सीधा बैठता है और ऐसी चीज़ों को सुनना पड़ता है जो इस अवसर पर सुनना मुश्किल है। सहकर्मी ने उन्हें मनोविश्लेषण का वर्णन केवल इस तरह बताया था। मनोविश्लेषण में रोगी एक सोफे पर लेट जाता है और आपको ऐसी चीज़ें बताता है जो इस अवसर पर कहना मुश्किल है। फ्रैंकल बताते हैं कि पहला सवाल वह अपने मरीजों से पूछेंगे, आप आत्महत्या क्यों नहीं करते? आमतौर पर रोगी को अच्छे कारण मिलते थे और वह ले जाने में सक्षम था। तब लोगोथेरेपी क्या करता है? जवाब बहुत स्पष्ट है। यह आपको जीने का कारण को खोजने में मदद करता है। लोगोथेरेपी रोगियों को सचेत रूप से अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए प्रेरित करती है। उनके न्यूरॉन्स का सामना करने का आदेश, अपने भाग्यों को पूरा करने के लिए उनकी खोज, तब उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अतीत के मानसिक जंजीरों को तोड़ती है और रास्ते में आने वाले बाधाओं से पार पाती है। अपने वियना क्लिनिक में फ्रैंकल द्वारा किए गए एक अध्ययन के लिए कुछ करने के लिए दोनों रोगियों और कर्मियों के बीच पाया गया कि लगभग 80% का मानना था कि मनुष्यों के जीने के लिए एक कारण की आवश्यकता होती है और लगभग 60% ने महसूस किया कि उनके पास कोई है या उनके जीवन में कुछ मरने के लायक है। अर्थ की खोज कैसे करें, उसे देखेंगे। उद्देश्य की खोज एक व्यक्तिगत प्रेरणा शक्ति बन गई, जिसने फ्रैंकल को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति दी। इन 5 चरणों में लोगोथेरेपी की प्रक्रिया को संक्षिप्त में यहाँ प्रस्तुत किया है। एक व्यक्ति खाली, निराश या चिंतित महसूस करता है। दूसरा, चिकित्सक उसे दिखाता है कि वो जो महसूस कर रहा है वह सार्थक जीवन पाने की इच्छा है। और तीसरा, लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है। चौथा है, अपनी मर्जी से रोगी उस भाग्य को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेता है। और पांचवा, जीवन के लिए यह नया जुनून और बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। फ्रैंकल खुद अपने सिद्धांतों और आदर्शों के लिए जीते और मरते थे। उसके ऑश्विट्ज़ में एक कैदी के रूप में अनुभवों ने उसे दिखाया कि सब कुछ एक आदमी से लिया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के दृष्टिकोण चुनने के लिए मानव स्वतंत्रता की आखिरी बात, किसी का अपना रास्ता चुनने के लिए यह कुछ ऐसा था। उसे बिना किसी की मदद के अकेले गुजरना पड़ा और उसने उसे जीवन भर के लिए प्रेरित किया। अपने लिए लड़े। अस्तित्वहीन निराशा तब पैदा होती है जब हमारा जीवन उद्देश्य के बिना होता है या जब ऐसा होता है उद्देश्य तिरछा है। फ्रैंकल के विचार में हालांकि इस हताशा को एक विसंगति या न्यूरोसिस के लक्षण के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय यह एक सकारात्मक चीज़ हो सकती है। परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक लोगोथेरेपी इस निराशा को मानसिक बीमारी के रूप में नहीं देखते हैं, जिस तरह से अन्य रूपों में चिकित्सा करते हैं, लेकिन अध्यात्म पीड़ा के रूप में एक प्राकृतिक और लाभकारी घटना है जो उन लोगों को भगाती है जो एक इलाज की तलाश में है, चाहे अपने दम पर या दूसरों की मदद से।
और इसलिए जीवन में अधिक से अधिक संतुष्टि पाने के लिए यह उन्हें अपना भाग्य बदलने में मदद करता है। यदि व्यक्ति को ज़रूरत हो तो यह करने के लिए, यदि आवश्यकता हो तो लोगोथेरापी तस्वीर में प्रवेश करती है। अपने जीवन के उद्देश्य की खोज और बाद में संघर्ष पर काबू पाने में मार्गदर्शन, ताकि वह अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर रह सके। मीन की खोज में फ्रैंकल नीत्शे की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक का हवाला देता है, जिसके पास रहने के लिए क्यों है वह लगभग किसी भी तरह से सहन कर सकता है। अपने अनुभव के आधार पर फ्रैंकल का मानना था कि हमारा स्वास्थ्य उसी पर निर्भर रहता है। प्राकृतिक तनाव जो कि भविष्य में हम जो हासिल करना चाहते हैं उसकी तुलना में अब तक जो हमने पूरा किया है उसकी तुलना करने से आता है। इसके बाद हमें एक शांतिपूर्ण अस्तित्व की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक चुनौती जिसे हम अपने निपटाना में सभी कौशल को लागू करने, पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरी ओर मौजूदा संकट आधुनिक समाजों की विशेषता है। लोग वही करते हैं जो उन्हें करने के लिए कहा जाता है या दूसरों जो करते हैं, बजाय इसकी वे क्या करना चाहता है वे अक्सर उन चीज़ों के बीच की खाई को भरने की कोशिश करते हैं जो उनसे अपेक्षित होती है और जो वे अपने लिए आर्थिक शक्ति या भौतिक सुख चाहते हैं, या अपनी इंद्रियों को शून्य करके यह आत्महत्या तक भी पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए रविवार न्यूरोसिस जब दायित्व के बिना होता है और वर्क वेक की प्रतिबद्धता, व्यक्ति को पता चलता है कि वह अंदर कितना खाली है। उसका समाधान खोजना होगा। इन सबसे ऊपर उसे अपने उद्देश्य को खोजना होगा। बिस्तर से बाहर निकलने का उसका कारण उसकी इकिगाई। मैं अंदर से खाली महसूस करता हूँ। वियना पॉलीक्लिनिक अस्पताल में किए गए एक अध्ययन में फ्रैंकल की टीम ने पाया कि जिन रोगियों का उन्होंने साक्षात्कार किया था उनमें से 55% अस्तित्व में कुछ संकट का अनुभव करते थे। लोगोथेरापी के अनुसार जीवन में किसी के उद्देश्य की खोज एक व्यक्ति की मदद करती है उस अस्तित्वगत शून्य को भरे। फ्रैंकल एक व्यक्ति जिसने अपनी समस्याओं का सामना किया और अपने उद्देश्य को कार्यों में बदल दिया, वह अपने जीवन में शांति से वापस देख सकता था क्योंकि वह बूढ़ा हो गया था। वह उन लोगों को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए जो अभी भी अपने जवानी का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव के एक व्यापक सेट को प्राप्त किया था जिसमें दिखाया गया था कि वह किसी चीज़ के लिए जीवित थे। लोगोथेरापी के माध्यम से बेहतर जीवन। कुछ प्रमुख विचार। हम अपने जीवन का अर्थ नहीं बनाते हैं, जैसा कि सार्त्र ने दावा किया था, हम इसे खोजते हैं। हम में से प्रत्येक के पास होने का एक अनूठा कारण है जिसे वर्षों में कई बार समायोजित या परिवर्तित किया जा सकता है। जिस तरह चिंता अक्सर ठीक उसी चीज़ को लेकर आती है जिसकी आशंका थी, एक इच्छा पर अत्यधिक ध्यान या हाइपर इरादे उस इच्छा को पूरा होने से रोक सकते हैं। हाशिए नकारात्मक चक्रों को तोड़ने और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। हम सभी में महान या भयानक काम करने की क्षमता है। जिस समीकरण का हम अंत करते हैं वह हमारे निर्णयों पर निर्भर करता है, न कि उस स्थिति पर जिसमें हम स्वयं को पाते हैं। अनुसरण करने वाले पृष्ठों में हम अर्थ और उद्देश्य की खोज को बेहतर ढंग से समझने के लिए फ्रैंकल के स्वयं के अभ्यास के 4 मामलों को देखेंगे। केस स्टडी। विक्टर फ्रैंकल जर्मन एकाग्रता शिविरों में, जैसा कि बाद में जापान और कोरिया में बनाया जाएगा, मनोचिकित्सकों ने पुष्टि की कि जीवित रहने की सबसे बड़ी संभावना वाले कैदी वे थे
जिनके पास शिविर के बाहर वे चीज़ें हासिल करना चाहते थे, जो महसूस करते थे जिंदा निकलने के लिए एक मजबूत ज़रूरत। यह फ्रेंकल का सच था, जो लोगोथेरापी के स्कूल को जारी करने और सफलतापूर्वक विकसित करने के बाद एहसास हुआ कि वह अपने अभ्यास का पहला रोगी था। फ्रेंकल का लक्ष्य हासिल करना था और इसने उसे दृढ़ता प्रदान की। वह पहुँचे ऑस्विट्ज़, एक पांडुलिपि ले गया जिसमें वे सभी सिद्धांत और शोध थे जो उन्होंने अपने करियर के दौरान संकलित किए थे, जो प्रकाशन के लिए तैयार थे। जब इसे जब्त कर लिया गया तो उसे यह सब फिर से लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसे ज़रूरत पड़ने पर उसे छोड़ दिया और एकाग्रता, शिविर के निरंतर आतंक और संदेह के बीच अपने जीवन का अर्थ दिया। इतना कुछ वर्षों में, और विशेष रूप से जब वह बीमार पड़ गया टाइफस के साथ, उन्होंने पाया कि कागज़ के किसी भी स्केप पर खोए हुए काम से टुकड़े और महत्वपूर्ण शब्द लिखेंगे। और केस स्टडी, अमेरिकी राजनयिक। एक महत्वपूर्ण उत्तर अमेरिकी राजनयिक फ्रैंकल के पास गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 साल पहले शुरू किया था। जब फ्रैंकल ने उनसे पूछा कि उन्होंने पहले स्थान पर चिकित्सा क्यों शुरू की, तो राजनयिक ने जवाब दिया कि उन्हें अपनी नौकरी और अपने देश की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से नफरत है, जिसका उन्हें पालन करना और लागू करना था। उनके अमेरिकी मनोविश्लेषक, जिन्हें वह वर्षों से देख रहे थे, उन्होंने जोर देकर कहा कि वह अपने पिता के साथ शांति बनाए रखे ताकि उनकी सरकार और उनकी नौकरी पैतृक छवि को दोनों निरूपण कम असहनीय प्रतीत हो। फ्रैंकल ने हालांकि उसे कुछ ही सत्रों में दिखाया कि उसकी हताशा इस तथ्य के कारण है कि वह एक अलग कैरियर बनाना चाहता था, और राजनयिक ने उस विचार को ध्यान में रखते हुए अपने उपचार का निष्कर्ष निकाला। 5 साल बाद पूर्व राजनयिक ने फ्रैंकल को सूचित किया कि वह था उस समय के दौरान एक अलग पैसे में काम करना, और वह खुश था। फ्रैंकल के विचार में आदमी को न केवल उन सभी वर्षों की आवश्यकता थी। मनोविश्लेषण यह भी वास्तव में चिकित्सा की आवश्यकता में एक रोगी नहीं माना जा सकता है। वह बस एक नए जीवन के उद्देश्य की तलाश में था। जैसे उसने पाया, उसका जीवन गहरे अर्थों में ले गया। और केस स्टडी तीसरी, आत्महत्या करने वाली माँ। 11 साल की उम्र में मरने वाले एक लड़के की माँ को फ्रैंकल के क्लिनिक में भर्ती कराया गया था, क्योंकि उसने खुद की और अपने बेटे को मारने की कोशिश की थी। ये दूसरा बेटा था जिसे जन्म से ही लकवा मार गया था, जिसने उसे अपनी योजना को अंदाज देने से रोक रखा था। उसका मानना था कि उसके जीवन का एक उद्देश्य था, और अगर उसकी माँ ने उन दोनों को मार दिया तो यह उसे उसके लक्ष्यों का प्राप्त करने से रोक देगा। महिला ने एक समूह सत्र में अपनी कहानी साझा की। उसकी मदद करने के लिए फ्रैंकल ने पूछा। एक अन्य महिला ने एक काल्पनिक स्थिति की कल्पना की जिसमें वह अपने मृत, वृद्ध और धनी लेकिन निसंतान पर लेट गई। महिला ने जोर देकर कहा कि उस स्थिति में उसे लगा कि उसका जीवन असफल हो गया है। जब आत्महत्या करने वाली माँ को एक ही व्यायाम करने के लिए कहा गया तो कल्पना करना, अपनी मृत्यु के बाद उसने पीछे देखा और महसूस किया कि उसने अपनी शक्ति में अपने बच्चों के लिए, उन दोनों के लिए सब कुछ किया है। उसने अपने लकवाग्रस्त बेटे को एक अच्छा जीवन दिया था, और वह एक दयालु, उचित रूप से खुश व्यक्ति में बदल गया था। यह कहते हुए वह रोते हुए कहती है, अपने लिए मैं अपने जीवन को शांति से देख सकती हूँ, क्योंकि मैं
कह सकता हूँ कि मेरा जीवन अर्थ से भरा था और मैंने इसे पूरी तरह से जीने की पूरी कोशिश की है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मैंने अपने बेटे के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान किया है। मेरा जीवन कोई असफल नहीं था। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है। मैंने अपने बेटे के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान किया है। मेरा जीवन कोई असफल नहीं था। इस तरह उसकी मृत्यु पर खुद की कल्पना करके और पीछे मुड़कर देखे। आत्महत्या करने वाली माँ ने यह अर्थ पाया कि हालांकि वह इसके बारे में नहीं जानती थी, उसका जीवन पहले से ही था। और अगली केस स्टडी, दुखी पीड़ित डॉक्टर। एक बुजुर्ग डॉक्टर 2 साल पहले अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद गिर गए। गहरे अवसाद को दूर करने में असमर्थ। मदद के लिए फ्रैंकल गया। फ्रैंकल ने उसे सलाह देने या उसकी स्थिति का विश्लेषण करने के बजाय उससे पूछा, अगर वह वही होता जो पहले मर चुका होता। डॉक्टर भयभीत ने उत्तर दिया कि यह उसकी गरीब पत्नी के लिए भयानक होगा, कि उसे बहुत पीड़ा हुई होगी। किस फ्रैंकल ने जवाब दिया, आप देखते हैं डॉक्टर, आपने उसे पीड़ित करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इसके लिए आपको जो कीमत चुकानी होगी वह बची रहेगी और उसका शोक होगा। डॉक्टर ने एक और शब्द नहीं कहा। उन्होंने बाद में फ्रैंकल के कार्यालय को शांति से छोड़ दिया। चिकित्सक का हाथ अपने हाथ में लेना, वह अपनी प्यारी पत्नी के स्थान पर दर्द को सहन करने में सक्षम था। उनके जीवन को उद्देश्य दिया गया था। और आगे की चिकित्सा है मोरिता। इसकी चर्चा करते हैं आज। उसी दशक में जो कुछ वर्ष पहले लोगोथेरेपी के रूप में अस्तित्व में आया था, वास्तव में शोमा मोरिता ने जापान में अपना उद्देश्य केंद्रित चिकित्सा बनाया था। यह न्यूरोसाइंस, जनूनी बाध्यकारी विकार और पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव के उपचार में प्रभावी साबित हुआ। मनोचिकित्सक होने के अलावा शोमा मोरिटा एक जैन बौद्ध थी और उनकी चिकित्सा ने जापान पर एक स्थायी आध्यात्मिक निशान छोड़ दिया। चिकित्सा के कई पश्चिमी रूपों को नियंत्रित या संशोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। रोगी की भावनाएं पश्चिम में, हम ये मानते हैं कि हम जो सोचते हैं उसे प्रभावित करने हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं, जो बदले में हम कैसे कार्य करते हैं। इसके विपरीत मोरिटा थेरेपी रोगियों को अपनी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश किए बिना स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करती है, क्योंकि उनकी भावनाओं को उनके कार्यों के परिणाम स्वरूप बदल जाएगा। रोगी की भावनाओं को स्वीकार करने के अलावा मोरिटा थेरेपी की तलाश करता है, क्रियाओं के आधार पर नई भावनाएं बनाए। मोरिता के अनुसार इन भावनाओं को अनुभव और पुनरावृत्ति के माध्यम से सीखा जाता है। मोरिता थेरेपी लक्षणों को खत्म करने के लिए नहीं है, इसके बजाय यह हमें सिखाता है हमारी इच्छाओं, चिंताओं, आशंकाओं और चिंताओं को स्वीकार करें और उन्हें जाने दें। जैसा कि मोरिता ने अपने पुस्तक मोरिटा थेरेपी और टू नेचर ऑफ एंग्जाइटी बेस्ड डिसऑर्डर में लिखा है, भावनाओं में धनी और उदार होना सबसे अच्छा है। मोरिता ने के साथ नकारात्मक भावनाओं को जाने देने का विचार समझाया है। कल्पित कहानी, एक गधा जो रस्सी से एक पद से बंधा होता है, वह खुद को मुक्त करने के प्रयास में पद के चारों ओर घूमता रहेगा। केवल अधिक स्थिर और पद के साथ संलग्न होने के लिए यही बात उन जुनूनी सोच वाले लोगों पर लागू होती है जो अपने डर और तकलीफ से बचने की कोशिश में अपने ही दुख में फंस जाते हैं। मोरिता चिकित्सा के मूल सिद्धांत, पहला है अपनी भावनाओं को स्वीकार करें।
यदि हमारे पास जुनूनी विचार है तो हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए उन्हें नियंत्रण करें या उनसे छुटकारा पाए। यदि हम करते हैं तो वे अधिक तीव्र हो जाते हैं। मानवीय भावनाओं के बारे में जैन मास्टर कहेंगे, यदि हम एक लहर को दूसरे के साथ निकालने की कोशिश करते हैं तो हम एक अनंत समुद्र के साथ समाप्त होते हैं। हम अपनी भावनाओं का निर्माण नहीं करते हैं, वे बस हमारे पास आते हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना होगा। ट्रिक उनका स्वागत कर रही है। मोरिता ने मौसम से भावनाओं की तुलना की। हम उनका अनुमान नहीं लगा सकते हैं या उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, हम केवल उनका निरीक्षण कर सकते हैं। इस बिंदु पर उन्होंने अक्सर वियतनामी भिक्षुक थींच नत हान को उद्धृत किया, जो कहेंगे, हेलो एकांत, आज आप कैसे हैं? आओ मेरे साथ बैठो और मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। और दूसरा सिद्धांत है, वह करे जो आपको करना चाहिए। हमें लक्षणों को खत्म करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि रिकवरी अपने आप आ जाएगी। हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यदि हम पीड़ित हैं तो उस दुखों को स्वीकार करने पर। इन सब से ऊपर हमें स्थिति को बौद्धिक करने से बचना चाहिए। चिकित्सक का मिशन रोगी के चरित्र को विकसित करना है ताकि वह किसी भी स्थिति का सामना कर सके, और चरित्र हमारे द्वारा की जाने वाली चीज़ों में आधारित है। मोरिटा थेरेपी अपने रोगियों को स्पष्टीकरण नहीं देती है, बल्कि उन्हें अपने कार्यों और गतिविधि से सीखने की अनुमति देती है। यह आपको नहीं बताता है कि कैसे ध्यान करें या कैसे एक डायरी रखें, जिस तरह से पश्चिमी चिकित्सा करते हैं। यह अनुभव के माध्यम से खोजों को बनाने के लिए रोगी पर निर्भर है। तीसरा सिद्धांत है, अपने जीवन के उद्देश्य की खोज करें। हम अपने भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम ले सकते हैं हर दिन हमारे कार्यों का प्रभार। यही कारण है कि हमें अपने उद्देश्य की स्पष्ट समझ होनी चाहिए और हमेशा मोरिता के मंत्र को ध्यान में रखना चाहिए। हमें अभी क्या करने की आवश्यकता है, हमें क्या कार्यवाही करनी चाहिए, इसे प्राप्त करने की कुंजी आपके इकिगाई को खोजने के लिए अपने अंदर देखने का साहस कर रही है। मोरिता थेरेपी के 4 चरण हैं। मोरिता का मूल उपचार जो 15 से 21 दिनों तक चलता है, उनमें से 4 चरण की चर्चा हम करेंगे। पहला है अलगाव और आराम, 5 से 7 दिन। उपचार के पहले सप्ताह के दौरान रोगी बिना किसी बाहरी उत्तेजना के एक कमरे में आराम करता है। कोई टेलीविज़न, किताबें, परिवार, दोस्त या बोलना नहीं। सभी रोगी उसके विचार हैं। वह ज़्यादातर दिन लेट रहता है और चिकित्सक द्वारा नियमित रूप से दौरा किया जाता है, जो यथासंभव उसके साथ बातचीत से बचने की कोशिश करता है। चिकित्सक बस रोगी को सलाह देता है कि वह अपनी भावनाओं के उत्थान और पतन का अवलोकन करता रहे, क्योंकि वह वहाँ रहता है। जब रोगी ऊब जाता है और चीज़ों को फिर से करना शुरू करना चाहता है, तो वह चिकित्सक के अगले चरण पर जाने के लिए तैयार है। दूसरा चरण है प्रकाश व्यावसायिक चिकित्सा, जो 5 से 7 दिन होती है। इस अवस्था में रोगी चुप्पी में दोहराव कार्य करता है। इनमें से एक अपने विचार और भावना के बारे में एक डायरी रख रहा है। रोगी 1 सप्ताह में बंद होने के बाद बाहर चला जाता है, प्रकृति में चलता है और सांस लेने के व्यायाम करता है। वह बागवानी, ड्राइंग या पेंटिंग जैसी साधारण गतिविधियां भी करना शुरू कर देता है। इस चरण के दौरान रोगी को अभी भी किसी से बात करने की अनुमति नहीं है, चिकित्सा को छोड़कर। तीसरा चरण है व्यावसायिक चिकित्सा, वो भी 5 से 7 दिन तक है। इस अवस्था में रोगी प्रदर्शन करता है,
ऐसे कार्य हैं जिनमें शारीरिक गति की आवश्यकता होती है। डॉक्टर मोरिता अपने मरीजों को लकड़ी काटने के लिए पहाड़ों पर ले जाना पसंद करते थे। शारीरिक कार्यों के अलावा रोगी अन्य गतिविधियों में डूब जाता है, जैसे कि लेखन, पेंटिंग या मिट्टी के पात्र बनाना। रोगी इस स्तर पर दूसरों के साथ बात कर सकता है, लेकिन केवल हाथों में कार्यों के बारे में। चौथा चरण है सामाजिक जीवन और वास्तविक दुनिया में वापसी। रोगी अस्पताल छोड़ देता है और सामाजिक जीवन के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उपचार के दौरान विकसित ध्यान और व्यावसायिक चिकित्सा के प्रथाओं के बनाए रखता है। विचार एक नए व्यक्ति के रूप में उद्देश्य की भावना के साथ और सामाजिक या भावनात्मक दबाव द्वारा नियंत्रित किए बिना समाज को पुनः प्रस्तुत करने के लिए है। नाइकन ध्यान। मोरिता नाइकन आत्मनिरीक्षण ध्यान के एक महान जैन मास्टर थे। उनके अधिकांश चिकित्सा उनके ज्ञान और इस विद्यालय की महारत पर आधारित है, जो 3 प्रश्नों पर केंद्र में है, जो व्यक्ति को स्वयं से पूछना चाहिए। पहला है, मुझे व्यक्ति एक्स से क्या मिलता है। दूसरा, मैंने व्यक्ति एक्स को क्या दिया है। और तीसरा, मुझे एक्स के कारण बिन किन समस्या का समाधान करना पड़ा है। इन प्रतिबिंब के माध्यम से हम दूसरों को हमारे कारण के रूप में पहचानना बंद कर देते हैं। समस्या और जिम्मेदारी की अपनी भावना को गहरा, जैसा कि मोरिता ने कहा, यदि आप नाराज हैं और लड़ना चाहते हैं तो आने से पहले 3 दिनों के लिए सोचें। 3 दिनों के बाद लड़ने की तीव्र इच्छा अपने आप ही बीत जाएंगी। और अब इकिगाई। लोजोथेरापी और मोरिता थेरापी दोनों एक व्यक्तिगत अद्वितीय अनुभव में आधारित है, जिसे आप चिकित्सक या आध्यात्मिक रिट्रीट के बिना उपयोग कर सकते हैं। आपके इकिगाई, आपके अस्तित्व संबंधी ईंधन को खोजने का मिशन। एक बार जब आप इसे पा लेते हैं तो यह केवल साहस रखने और सही रास्ते पर बने रहने का प्रयास करने की बात है। हम उन मूलभूत उपकरणों पर एक नज़र डालेंगे जिन्हें आपको प्राप्त करने की आवश्यकता है। उस रास्ते के साथ आगे बढ़ना, उन कार्यों में प्रवाह खोजना, उन्हें आप करने के लिए चुना है, संतुलित और दिमागदार तरीके से खा रहे हैं, कम तीव्रता वाले व्यायाम कर रहे हैं और जब मुश्किलें आती हैं तब नहीं देना सीखते हैं। ऐसा करने के लिए आपको यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया इसमें रहने वाले लोगों की तरह अपूर्ण है, लेकिन यह अभी भी विकास और उपलब्धियों के अवसर से भरा है। क्या आप अपने आप को अपने जुनून में फेंकने के लिए तैयार है, जैसे कि यह दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, इकिगाई।